हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रोहित सर, फाउंडर्स ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डर्स एकेडमी लोकेटेड इन कोटा राजस्थान। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है पी ब्लॉक। सो पी ब्लॉक सुनते ही काफी बच्चों को थोड़ा सा डरावने सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। बट एनडीए ने आपकी यही डर को कम करने के लिए कुछ पोर्शन यहाँ से वैसे ही क्या कर दिया, हटा दिया है। बहुत लिमिटेड सा पोर्शन ही इस बार हमारे नीट के सिलेबस के अंदर ऐड है और वो सिलेबस है आपका ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। जो फर्स्ट एलिमेंट्स है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना। हर ग्रुप्स की बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ इतना सही आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपका पीरियोडिक टेबल अच्छा है, अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा है, तो ये वाला सेक्शन अगर आप जैसे एनसीईआरटी को थरो रीडिंग करेंगे तो आपके ग्रुप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसी चैप्टर को और आपके ग्रुप में करने के लिए और आपका कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं 16 चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आया हूं। इन 16 क्वेश्चंस को करने के बाद आपका लगभग पी ब्लॉक रिवाइज हो जाएगा। और साथ ही मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ 16 क्वेश्चन से इतना बड़ा चैप्टर कैसे रिवाइज होगा, वो इस वजह से कह पा रहा हूं क्योंकि हम साथ में सिर्फ आंसर ही नहीं ढूंढेंगे, हम जो गिवन 4 ऑप्शन है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि वो क्यों वो सही है, क्यों वो गलत है। क्योंकि हर एक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन का ऑप्शन फ्यूचर के एक क्वेश्चन को का बेस होता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीजों को पढ़ना है और समझना है। तो अपनी कॉपी पेंसिल सब कुछ साथ में ले लीजिए और मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरे साथ शुरू कर दीजिए पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। तो हमें मालूम है सबसे पहली चीज तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सब लोग ग्रुप 13 के लोग हैं। ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP1 होती है। इसी वजह से इनके पास इनके NH2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और NP1 के अंदर 3 ऑर्बिटल में से एक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर ये बॉन्ड बनाने में यूज करेंगे तो 110% ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते पाए जाएंगे। और अगर ये अपनी ग्राउंड स्टेट से S वाले इलेक्ट्रॉन को P के खाली ऑर्बिटल में से जंप करा दे तो जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाएंगे बेटा कितने, 3। और इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए जाने जाएंगे। अब अगर मैं ग्रुप 13 की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर कौन कौन रहते हैं, बोरोन रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, गैलियम रहता है, इंडियम रहता है और आपका थैलियम रहता है। अब इन सब के बारे में अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर चर्चा करूं तो इस मींस +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग कॉमनली शो करते हैं। बट एक चीज हमने पढ़ी है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, तो बच्चों इससे आप एक चीज ऐसे ध्यान रखो कि पूरे पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 17 जिस भी ग्रुप की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमेशा उसकी स्टेबिलिटी, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ग्रुप 14 में +4 होगी, 15 के अंदर +5 होगी, 16 में +6 होगी, 17 में +7, वो +3 +4 +5 +6 +7 इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप, वो जो डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है। और कोई पूछे क्यों करती है तो वन वर्ड रीजन है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिंपल सा रीजन क्या है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि जैसे आपका इंडियम है और थैलियम है, इन लोगों के आगे आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये 4D सीरीज और 5D सीरीज को बिलोंग करते हैं। 4D 5D सीरीज एलिमेंट के अंदर हमें मालूम है रेडियाई का एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है जिसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। इसी वजह से जो NH2 ऑर्बिटल है ये आपका क्या हो जाता है बेटा, ब्लॉक हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। सिर्फ NP1 ही पार्टिसिपेट करता है और NP1 ही अगर से पार्टिसिपेट करेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए नीचे जाने में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है, +1 की बढ़ती है। तो जैसे आप एल्यूमिनियम से गैलियम, इंडियम, थैलियम जाओगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो देखिए हमने कितने सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे क्या किया, समझा, फिर हम अपने ऑप्शन पे गए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप 13 14 15 16 17 हर जगह लगाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटीज। तो बेटा हमेशा जब भी ऑक्सो एसिड्स या ऑक्साइड्स दे रखे हो एक बात ध्यान रखना कि हाइयर the oxidation state more will be acidic नेचर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे जो मेरे पास क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स दे रखे हैं, HClO3 हो गया, HClO4 हो गया, HClO2 हो गया और HClO हो गया। अगर मैं इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो हाइड्रोजन की क्या मान लेते हैं, हाइड्रोजन का चार्ज का कंट्रीब्यूशन +1, क्लोरीन का x, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन -2 देता है तो 3 ऑक्सीजन मिलकर -6, ओवरऑल चार्ज 0। यहां से निकाला तो कितना आया, +5। इसका मतलब HClO3 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की। सिमिलरली यहां निकालूंगा तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +7 आएगी। यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन +3 आएगी और यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 आएगी। इट मींस ये आपका +7 हो गया, ये +3 हो गया, ये +1 हो गया। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आप देख रहे हो ये इररेगुलर ट्रेंड है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी आपका
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, इरेगुलर ट्रेंड शो करेगा। बट ऑप्शन 2 को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 2 के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर +3 है, फिर +5 है, +7 है। तो आपका यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। अगर रेगुलर ऑर्डर में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका एसिडिक मीडियम या एसिडिक मीडियम क्या बोल रहा हूं, एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऑप्शन 2 यहां पर बेटा आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट। तो अगर आपका ये बोल रहा है कि NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना करे, तो इनमें से कौन सी बात सही है? तो मैंने कहा सबसे पहली बात, अगर आप टिन को और लेड को देखेंगे, इन पे गौर फरमाएंगे, तो बेटा ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 हो गई बेटा। और ये बोल रहा है अगर NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि NH2 इलेक्ट्रॉन कब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। और टिन और लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देखो नीचे आपके हेवियर एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 के। तो अगर मैं बात करूं सिमिलरली, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, तो यहां पर ग्रुप 14 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि NP2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चल जाएंगे तो +2 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करना पसंद करेंगे। बट क्योंकि नीचे जाने पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमारे लिए क्लियर साइन है कि अगर लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फटाफट से +2 में जाना चाहेगा, खुद का वो क्या कर रहा है, रिडक्शन करना चाहेगा। और अगर वो रिडक्शन करना चाहेगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आगे बात समझ में। और टिन की अगर मैं बात करूं तो टिन, यस सबने देखा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में ऑक्सीडाइज होता है, तो वो +2 से +4 जाने के लिए ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन पे नजर घुमाएंगे बेटा कि Sn+2 इज रिड्यूसिंग, देखिए हमने यही बातों पे चर्चा करी, और Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग, इसी बात पे चर्चा करी, तो ये आपका सबसे करेक्ट आंसर है। बट इस आंसर तक हम कैसे पहुंचे, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कैसे हमने जज किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्राउंड स्टेट में कौन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या दिखाएगा, टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन क्या होता है, कौन सी ज्यादा स्टेबल, कौन सी लेस स्टेबल, उसके हिसाब से कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उस हिसाब से वो रिडक्शन कर रहा है या ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कर रहा है ऑक्सीड, ये सारी बातें अपन ने क्या करी बेटा, कॉन्सेप्चुअलाइज करी। तो देखो कितना सारा एक क्वेश्चन से आपका कंटेंट इकट्ठा हुआ, जिससे आप आगे चल के आप ग्रुप 15 में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप उस पर भी यही सेम थॉट प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होंगे, बट कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या वो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से और ऊपर जा सकता है, अगर जा सकता है तो वो रिड्यूसिंग होगा, किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से वो और डिक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग। इस तरीके से कंपैरिजन जरूर आप कर सकते हैं और राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजेंस। तो पहला कह रहा है ऑल फॉर्म्स मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स। तो सबसे पहली बात, मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेट होता है HOX। तो मैंने कहा लेट सपोज HOF हुआ, क्लोरीन के लिए HOCl हो गया। हेलोजेंस कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये HOI। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर आप मैं HOF की बात कर रहा हूं, समझ में आ गई बात, ये आपका बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता, नहीं शो करता क्यों, क्योंकि उसकी बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इन दोनों कारणों की वजह से ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्लोरीन का मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड नहीं पाया जाता, मिलता ही नहीं है, नहीं पाया जाता। पर ये तो कह रहा है कि भैया सबके सब बनाते हैं, तो इसका मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लोग मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड बना रहे हैं, इनका मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड स्टेबल पाया जा रहा है, बट फ्लोरीन के लिए ये काम पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ही हमारे लिए क्या हो गया, जो क्वेश्चन में बोला है नॉट ट्रू हो गया। क्या हो गया, नॉट ट्रू हो गया। तो ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। बट बाकी ऑप्शंस पे चर्चा कर ले, क्यों सेकंड वाला ऑप्शन ट्रू है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि बेटा फ्लोरीन जो होता है, तो फ्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने की वजह से फ्लोरीन बॉन्ड बहुत वीक होता है। दूसरा, फ्लोरीन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ये फटाफट से F- बनाता है। तो इसीलिए फ्लोरीन की इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है कि फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज अदर हेलोजन, वो अपने साथ दूसरे हेलोजेंस को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। सिमिलरली क्लोरीन भी अपने और लोगों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, बट अपने नीचे ब्रोमीन, आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे के सारे हेलोजेंस में ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो बेटा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नो एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन को अपने एक्साइटेड स्टेट में नहीं भेज सकते। इसी और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो फ्लोरीन ओनली शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरह शो नहीं करते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 भी हमारा ट्रू हो गया। और दूसरी बात करें, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेटा क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोरीन फ्लोरीन के जस्ट नीचे आता है, ठीक है। बट क्योंकि फ्लोरीन की क्या होती है बेटा, स्मॉल साइज होती है, और इसी स्मॉल साइज में मुझे बहुत हाई
इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी फ्लोरीन के पास होती है, तो जब कोई भी नया इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा होता है तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा रिपल्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा? रिपल्शन। इसी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए फ्लोरीन क्या करता है? आउटर कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से फ्लोरीन की ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है और क्लोरीन वहीं पर लीड कर जाता है विद मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये पॉइंट भी आपका ट्रू है, इसीलिए ध्यान रखना। सिमिलरली जैसे फ्लोरीन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है, वैसे अगर ऑक्सीजन सल्फर में कोई पूछे तो सल्फर की ज्यादा होगी। ठीक है, तो ग्रुप थर्ड क्या बोल रहा हूं, पीरियड थर्ड के जो नॉन मेटल है आपके, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनके सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है और ये एक्सेप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम। तो ओलियम की बेटा अगर मैं बात करूं तो ओलियम का करेक्ट फॉर्मूला आपका H2S2O7 है बेटा। क्या है? H2S2O7 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज पर ऑक्सो लिंकेज। बेटा ये जो लिंकेज है ना, इस लिंकेज को अपन पर ऑक्सो लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पर ऑक्सो लिंकेज कहते हैं। तो आपको देखो वैसे तो नाम में आ रहा है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको पता है कि ये वाला लिंकेज पर ऑक्सो लिंकेज कहलाता है तो यहाँ पे नाम में ही पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, तो आपके लिए क्लियर आंसर क्या हो गया? H2S2O8 हो गया। बट ये जो सारे के सारे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑल ऑफ देम आर नोन एज ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। तो इन्हीं ऑक्सो एसिड्स की क्या आपकी स्ट्रक्चर होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे इसमें पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ OH बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, सल्फर ने कितने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कितने ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ रखा है, ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती है। तो स्ट्रक्चर मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ, उसकी ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, देखो। ओके, तो लेट्स से एक मिनट। हाँ ठीक है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं अपने लिए, जिससे अपन स्ट्रक्चर बना सके। अपन को चाहिए इरेजर। ठीक है बच्चों, तो जगह बना रहे हैं अपन अपने लिए। फोर्थ आंसर आपको पता ही है आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर के लिए याद रखिए, एक सल्फर के सर पे एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। कितने ऑक्सीजन बचे बेटा? 3। और कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन के साथ कितने OH बॉन्ड बन सकते हैं? मैंने कहा 2 बन सकते हैं, तो 2 OH बना दीजिए। सल्फर मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाता है? 6। एक ऑक्सीजन अभी भी बच गया, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4, हमने 3 ही जोड़े, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड भी बच रहे हैं, इसलिए जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, अगेन यहाँ पर बेटा आप सल्फर को, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को सल्फर के सर पे जोड़ दीजिए। 2 ऑक्सीजन बचे, 2 हाइड्रोजन। क्यों? H2SO3 की बात करें तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 OH बॉन्ड बना लेंगे। और सल्फर वापस से कितने बॉन्ड बनाता है? 4, सॉरी 6 बॉन्ड बनाता है। बने कितने हैं? 4। इसका मतलब सल्फर के सर पे एक लोन पेयर होने वाला है। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर मैं बात करूं H2S2O7, इसको कहते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ 2 सल्फर है, तो आप 2 सल्फर बनाइए। 2 सल्फर बनाने के बाद दोनों सल्फर के सर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ताज बना दीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन में कितने OH बनेंगे? 2 ही OH बनेंगे। जितने हाइड्रोजन उतने OH बना दिए। टोटल ऑक्सीजन कितने जुड़ गए? 4। बचे कितने? 3। तो दोनों ऑक्सीजन को एक एक ऑक्सीजन और दे दीजिए डबल बॉन्ड से। जैसे ही आपने दिया तो दोनों साइड सल्फर ने 5-5 बॉन्ड बना लिए। इट मींस दोनों साइड के सल्फर सिर्फ एक एक बॉन्ड और बना सकते हैं, और मेरे पास एक ऑक्सीजन भी बच रहा है। तो ये ऑक्सीजन कह रहा है कि भाई आप दोनों के पास एक एक ही बॉन्ड बनाने की क्षमता बची है, तो दोनों इंडिविजुअली तो मुझे नहीं जोड़ सकते, इसलिए क्यों ना एक एक बॉन्ड दोनों मेरे साथ बना लो, जिससे हम कंप्लीटली एक ही मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करें। तो ये H2S2O7 का आपका स्ट्रक्चर है, और इस लिंकेज को बेटा अपन पायरो लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पायरो लिंकेज। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं H2S2O8 की, तो यहाँ पे अगेन सल्फर के सर पे एक ऑक्सीजन, सल्फर के सर पे एक ऑक्सीजन, दोनों साइड अपन ने 2 हाइड्रोजन के 2 OH बॉन्ड लगा दिए, फिर से दोनों सल्फर को एक एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया। अब यहाँ पे देखोगे दोनों सल्फर के फिर से 5-5 बॉन्ड बन चुके हैं, बट ऑक्सीजन अभी भी 2 बचे। तो ये ऑक्सीजन कह रहे हैं कि आपको हमें डबल बॉन्ड से जोड़ना, ये बात 2 बॉन्ड से भाई हमें 2 बॉन्ड बनाने। तो ऑक्सीजन ने कहा कि सारा भार आप पे नहीं डालते, एक बॉन्ड तो हमने आपस में बना लिया, और एक काम करिए, एक एक बॉन्ड से आप लोग हमें जोड़ लीजिए। तो ऑटोमेटिकली सब लोग आपस में जुड़ गए, और ये जो लिंकेज आपके सामने बन के निकला, इसी को पर ऑक्सो लिंकेज कहते हैं। तो कैसे पर ऑक्सो लिंकेज के साथ H2S2O8 का स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने आ गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, आपके पास पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर है ये आपके सामने, तो आपको क्लियर दिख रहा है, पर ऑक्सो लिंकेज H2S2O8 में ही आ रहा है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द कैरिंग प्रोडक्ट व्हेन C6H12O6 इज हीटेड, तो भैया H2SO4 बेटा आपका क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है जो मिलेगा वो आपको डिहाइड्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस। तो देखो टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, रिएक्टिव नहीं होते, इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो एक ऐसे बात इनके बारे में इनमें से निकालो जो गलत हो। तो मैंने कहा देखो, अगर आप ऑप्शन 1 पढ़ोगे बेटा, नोबल गैसेस आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो एनसीईआरटी में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि यस नोबल गैसेस आर स्पैरिंगली सॉल्युबल, और अगर नोबल गैस में बात, सॉरी एनसीईआरटी में बात क्लियरली लिखी है, इट मींस ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, नोबल गैसेस आर वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा यार हीलियम, नियॉन,
आर्गन, अगर इन सब की बात करूं या इनके जैसे और नोबल गैसेस, इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 है। NH2 NP6 होने के बाद इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनके पास इनर्टनेस है, तो जब ये किसी और से जुड़ नहीं सकते तो अपने जैसे दूसरे एटम के साथ ये बहुत ही वीक डिस्पर्जन फोर्स शो करते हैं। और अगर यहाँ पे इनके एटम्स के बीच में वीक डिस्पर्जन फोर्स है तो इनको मेल्ट और बॉयल करना बड़ा आसान है। तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की बजाय क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, बट यहाँ हाई दे रखा है। इट मींस स्टेटमेंट नंबर 2 आपका क्या होना चाहिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो, बट आपको यहाँ क्या दे रखा है, हाई, तो यही आपका इनकरेक्ट है और यही आपका राइट आंसर है। और देखो यहाँ पे नोबल गैसेस ऑफ वीक डिस्पर्जन फोर्स अभी हमने पढ़ा होता है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, फर्स्ट वाला भी ट्रू, ये भी ट्रू। और नोबल गैसेस ऑफ लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल भाई, हीलियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, नियॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को क्यों ही बिगाड़ना चाहेगा। खुद सोचो ना, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेंगे इनको ऑक्टेट की स्टेबिलिटी छिन जाएगी, तो इस वजह से ऑक्टेट की स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहते हैं। तो फिर भी अगर इनको आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना है तो आपको ही बाहर से उसके उस इलेक्ट्रॉन को झेलने की और उस इलेक्ट्रॉन जाने वाले रिपल्शन को झेलने की आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ही क्या हो जाती है, पॉजिटिव। और इसी तरीके से ग्रुप 15 वाले जो लोग हैं, ठीक है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होती है। ये कहते हैं हमारे पास भी तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, तो मैंने कहा तुम भी तुम्हारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वैल्यू पॉजिटिव शो कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 9th, which of the following arrangement given sequence is not strictly according to the properties indicated against it। तो मैंने कहा सबसे पहली चीज एसिडिक स्ट्रेंथ बोली। आपको देखो जितने भी अगर आप देखोगे तो ये आपको ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स दे रखे हैं बेटा। ग्रुप 17 के अगर आप हाइड्राइड्स की अगर मैं बात करूं, या आप ग्रुप 17, ग्रुप 16, ग्रुप 15, ग्रुप 14 किसी के भी हाइड्राइड्स ले लो बेटा, अगर नीचे जाओगे तो सेंट्रल एटम की सब में कॉमन है ये एस्पेक्ट, साइज बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ इसका मतलब बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी, तो आपके लोगों की स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो आपका ये जो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर कम हो रही है, इट मींस ये हाइड्रोजन नीचे जाने पे फटाफट रिलीज होगा कि नहीं होगा। नीचे जाने पे फटाफट अगर रिलीज हो रहा है, इट मींस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो यस, नीचे जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वाली चीज तो ट्रू है। अब अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो अगर आपकी H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है तो उससे एसोसिएटेड उसकी पी की वैल्यू की क्या होती है बेटा, लो होती है। आयनिक इक्विलिब्रियम में भर भर के बात समझी है कि नहीं। बट यहाँ पर देखो नीचे जाने पे आपको मालूम है, अगेन ये ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स है, ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स नीचे जाने पे अगेन हाइड्रोजन जल्दी जल्दी छोड़ेंगे, तो आपका पीके की वैल्यू लो होनी चाहिए, बट ये कह रहा है इंक्रीज हो रही है। इट मींस ये रिलेशन आपका फॉल्स है, तो यही आपका आंसर है। बाकियों को भी चेक कर ले। अगेन ये ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स है बेटा, अगेन हाइड्राइड्स नीचे आने बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, स्टेबिलिटी कम होगी, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ये भी ट्रू हो गया। अब यहाँ देखो आपके सामने ये ऑक्साइड्स हैं बेटा, यहाँ पे जो ऑक्साइड्स हैं तो ये ग्रुप 14 के जो ऑक्साइड्स आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखे हैं, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। नीचे जाने पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अभी हमने पढ़ते हुए आए हैं क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब पीबी अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद नहीं करेगा, वो फटाफट से +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा। +4 से +2 जा रहा है, इसका मतलब खुद का क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये बोल भी रहा है कि नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, इट मींस ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट रिलेशन सेकंड में था, वही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th की बात करें। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो पहली बात तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। अब नीचे जाने पे अगर बेटा मैं बात कर रहा हूं तो वैसे आपको हमेशा ध्यान रखना वैंडर वॉल फोर्सेस बढ़ती है, क्योंकि आपके सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, और सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो लगे तो उसके साथ उसका मोलर मास भी बेटा इंक्रीज हो रहा होगा। तो वैंडर वॉल फोर्सेस बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट H2O एक्सेप्शनली अगर मैं बात करूं तो H2O क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है बेटा। सिमिलरली NH3 जो आपका ग्रुप 15 का हाइड्राइड है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। HF जो आपका फ्लोरीन का ग्रुप 17 का हाइड्राइड है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, फोन पे बात करना, FON, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो इन सब के अपने ग्रुप के रेस्पेक्ट में वैसे नीचे में सबका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बट इनका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से कम कैसे हो सकता है, इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे सबसे कम दे रखा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। तो भाई नीचे जाने पे सेंट्रल एटम की साइज बढ़ी है, मोलर मास भी बढ़ा, तो ये बात भी बोल सकते हैं कि मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड भी इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 आपका क्या है बेटा, स्टेटमेंट 2 आपका बेटा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है, एंड आंसर इज 3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। तो सबसे पहले बेटा ICl क्या है, ICl बच्चों आपका एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है।
इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब एक हाइड्रोजन अपनी दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है इस पैटर्न पे एक्स एक्स डैश, जिसमें आगे वाला हाइड्रोजन हमेशा बिगर साइज का होगा और पीछे वाला हाइड्रोजन हमेशा स्मॉलर साइज का होगा। इट मींस फ्लोरीन कभी भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं बना सकता, क्योंकि फ्लोरीन से छोटा कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो दूसरी चीज इनके बारे में ध्यान रखनी है कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स के अंदर जैसे आईसीएल है, तो इनका जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड होने की वजह से आसानी से टूट जाता है, तो ये वीक हो जाता है, और ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा उतना ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा, और जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ये हाईली रिएक्टिव होगा कि नहीं। तो अगर ये सारी बातों को देखा जाए तो ये पोलर बॉन्ड होना, वीक, अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव, इस वजह से मैं ये बात बिल्कुल बोल सकता हूं कि आयोडाइड क्लोरीन, आयोडीन क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन I2। दूसरी चीज, आईसीएल बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड। अभी देखा पोलर बॉन्ड होते हैं, तो II आयोडीन के अंदर जो II बॉन्ड है उससे ये क्या होता है? इनकी बॉन्ड की मजबूती, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है, ये वीक होते हैं, इसी वजह से ज्यादा रिएक्टिव। तो इसका करेक्ट रीजन भी है। तो यस, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था बच्चों, मैं आपको दिखाना चाहूं, कितना पहले चला गया। हाँ, तो यहां मैंने आपको देखो क्या बताया था कि फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वीक होती है, फ्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है कि नहीं। और उसी पे देखो आगे आपका घुमा फिरा के एक नया क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? आया है कि नहीं? तो बिल्कुल आया है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन 12th में यही कह रहा है, तो क्या आंसर होगा कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ये बात तो क्या हो गई? ट्रू, अभी देखा। एंड फ्लोरीन जो F माइनस आयन बनाता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, ये भी ट्रू हुआ। इसका मतलब ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। ठीक है, ये होता है, बट इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऐसा नहीं, ये बात सही है। ठीक है, इसलिए भी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरीन हैज अ वेरी स्मॉल साइज, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो बहुत स्मॉल साइज होने की वजह से भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी उतना करेक्ट रीजनिंग नहीं है। दो रीजन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। इसी दोनों चीजों की वजह से रेडिली ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, और खुद को क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, और दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स। फॉस्फोनिक एसिड इज अ डायप्रोटिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड, तो सबसे पहली चीज तो बेटा आपको फॉस्फोनिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड, इसमें पहली बात तो डिफरेंट पता होना चाहिए। दूसरी चीज, फॉस्फोनिक एसिड फॉस्फोनिक एसिड ये आपके ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है। तो आपको पहली बात तो इनके अलावा और भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब इनकी स्ट्रक्चर भी आपको बनाना सिखाता हूं। आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं, आपके सामने बेसिकली तीन ऑक्सी एसिड्स मैंने लिए जिनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में एसिडिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्योंकि ये एसिड है तो इनकी जो बेसिसिटी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, और ये एक्सेप्शनल केस है, तो आयनिक में भी इसका क्वेश्चन बनता है। H3PO2 बेटा, तो आपके पास यहाँ जो तीनों आपके पास है, फॉस्फेनिक एसिड अपना H3PO2 होता है जिसको अपन हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं। फॉस्फोनिक एसिड आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है जिसको H3PO3 कहते हैं, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसको नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं वो H3PO4 होता है। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे याद रखनी है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। आप तीनों फॉस्फोरस बनाइए, तीनों फॉस्फोरस के सर पे एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब मान लीजिए अगर मैं H3PO4 से शुरुआत कर रहा हूं, मैं इससे शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो यहां पे एक ऑक्सीजन देने के बाद टोटल ऑक्सीजन कितने बचे? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो हाउ मेनी OH बॉन्ड इट कैन फॉर्म? 3 OH बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे जोड़ दीजिए। अब अगर मैं बात करूं H3PO3 की, तो आपके पास 3 ऑक्सीजन में से एक तो आपने सर पे जोड़ दिया, 2 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन और बेटा आपके अगर मैं बात करूं 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 OH बना लेंगे, एक हाइड्रोजन सीधा जुड़ जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं H3PO2 में एक ऑक्सीजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ OH बना लिया, और बाकी दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ गए। यही जो डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और एक OH इससे जुड़ा होता है, इसी वजह से H3PO2 की इन सब की रेस्पेक्ट में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो इनकी स्ट्रक्चर आपकी क्या है वो। दूसरी चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे OH 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हैं, एक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, यही हाइड्रोजन ये क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। इसी वजह से ये क्या होता है? मोनोबेसिक होता है। अगर H3PO3 की बात करूं तो ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हैं, ये डायरेक्टली जुड़ा है, इसी वजह से ये डायबेसिक होता है, और यहाँ तीनों ही ऑक्सीजन से जुड़े हैं, इसी वजह से ये ट्राइबेसिक होता है। तो अब हमारे क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं तो कह रहा है फॉस्फेनिक एसिड इज डाइप्रोटिक, मैंने कहा नहीं, बात गलत है। ठीक है, फॉस्फोनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक, मैंने कहा सही। वाइल फॉस्फोनिक एसिड इज डाइप्रोटिक, मैंने कहा बिल्कुल। फॉस्फोनिक H3PO2 ये मेरा मोनो होता है, अभी देखा अपन ने, और H3PO3 फॉस्फोनिक ये आपका डाई होता है, ये भी अभी देखा। तो यस, सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें 14, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2, अभी अपन ने देखा क्यों कि प्रेजेंस ऑफ 1 OH एंड 2 pH बॉन्ड, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है। ठीक है, देखो वहां का एक ऑप्शन यहाँ पे क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस। ऑल फॉर्म मोनोबेसिक एसिड्स, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? रिपीट हो गया है। अभी हमने देखा था कि नॉट ट्रू के अंदर ऑल फॉर्म्स मोनोबेसिक एसिड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? XeO3 हैज 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स। तो सबसे पहले XeO3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जिनॉन ने 3 ऑक्सीजन को 3 डबल बॉन्ड बना के जोड़ा हुआ है और सर पे एक लोन पेयर रखता है, तो इसके पास 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, आपके पास 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स नहीं होते हैं, तो यही आपका स्टेटमेंट मेरे ख्याल से क्या है, इनकरेक्ट आ गया, पहला ही आपका आंसर आ गया बच्चों। पर बाकी भी चर्चा कर ले। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनॉन इन XeF4, तो XeF4 स्क्वायर प्लेनर आपकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। आपके नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बचे हुए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लोन पेयर की तरह पाए जाते हैं। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली काउंट करनी होती है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे टोटल 6 आ रहा है, दैट इज sp3d2। अमंग नोबल गैसेस अकरेंस ऑफ आर्गन इज हाईएस्ट इन एयर, ये भी बात ट्रू है। और ये बात ध्यान रखना, लिक्विड हीलियम इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक लिक्विड, क्रायोजेनिक लिक्विड की तरह यूज होता है, बात डायरेक्टली याद रखना, पूछी जा सकती है। तो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट तो ये हो गया, बाकी सारे ट्रू हो गए, बाकी सारे ट्रू हैं तो क्यों इन सब पे चर्चा करी। तो बेटा अगर आपने सारे क्वेश्चन जैसे जैसे मैंने समझाया आपने देखा होगा, तो मैंने हर ऑप्शन पे चर्चा करी, हर ऑप्शन से आपको फील हो रहा होगा एक क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लेट सपोज हमने एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन किया था, आएगा आएगा ये वाला। आप एक बार बताओ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। अरे ये लोगों को 4 लोग हैं, अब इनके 4 डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर बना के आपसे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं। आपको अगर यहाँ पे देखो ये इन लोगों की अगर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो इनके ऑर्डर को आगे पीछे करके विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट करके ऑक्सीडाइजिंग पावर पे एक नया क्वेश्चन बना सकता है कि नहीं। तो ये चीजें आप लोगों को बेटा क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर और भी क्वेश्चन छुपे हुए, हर एक बात के पीछे एक और बात है जिसको पूछी जा सकती है। तो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहाँ खत्म होता है। पी ब्लॉक के जो 16 क्वेश्चन है प्लीज इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान लगा के कैसे मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ उसको फील करने की कोशिश करना। अगर इस तरीके से आपने कर लिया तो आपका चैप्टर अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। बट अगेन एक बार में कभी कोई चीज उतनी अगर नहीं समझ में आ रही है वापस से वीडियो को देखना, फिर भी नहीं आती है प्लीज ड्रॉप अ कमेंट कि आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है। या आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा आईजी हैंडल है, आप मुझे वहां डीएम भी कर सकते हैं एंड देन वी कैन पर्सनली हैव अ कन्वर्सेशन जहां पे मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको लगता है कि इन 20-25 दिनों के अंदर जो भी हमारे नीट के ओरिएंटेड बच रहे हैं उसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मेरी मेंटरशिप चाहिए, मेरी गाइडेंस चाहिए, सो दे कैन कनेक्ट टू मी, वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इंस्टाग्राम हैंडल मेरा डीएम में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कनेक्ट मी विद देयर। एंड तब तक के लिए बच्चों अच्छे से अपनी मेहनत करते रहो, ये वीडियो को अच्छे से देखो, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ सिखाए हैं उसको अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब करो। और एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहूंगा थैंक यू, ठीक है, यू बीन अ काइंड स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बाय बच्चों।